हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। राइट, मैथमेटिक बोला क्या मैंने क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। राइट, ओके। ऐसा एक चैप्टर आपने क्लास 12th में पहले भी पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी कि पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़ा, फिर उसका एप्लीकेशन यानी कि उसके यूसेज पढ़े। अब हम लोग इंटीग्रल्स हम पढ़ चुके हैं, तो अब उसका यूसेज पढ़ रहे हैं। तो वैसे तो इंटीग्रल्स के बहुत यूसेज हैं, यू विल फाइंड द यूसेज इन प्रोबेबिलिटी, इन फिजिक्स, है ना, इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। और वन सच यूसेज ऐसा भी है कि वी कैन यूज द इंटीग्रल्स इन फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर कर्व्स। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकली एक यूसेज पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल्स का। वो क्या है, स्पेसिफिकली क्या यूसेज पढ़ने वाले हैं, एरिया अंडर कर्व्स। यानी कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हम लोग कर्व्स के अंडर एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व्स। राइट, जब हम ये पढ़ लेंगे तो हम लोग मोर सिमिलर एरिया बिटवीन कर्व्स भी निकाल देंगे। ठीक है ना। अब कैसे निकालते हैं बात करते हैं, उस पर कैसे निकालते हैं, है ना, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। देखो जी, हमने पिछले चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रल की जब शुरुआत करी, जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वगैरह बता रहे थे, तो हमने कहा कि भैया देखो, इफ देयर इज अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, राइट, y इक्वल टू एफ एक्स, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया फ्रॉम x इक्वल टू a to x equal to b, है ना, under this curve with the x axis, यानी कि if you want to find out this area, then what you can do, you can integrate simple function x, right, with respect to dx from a to b। ठीक है ना। तो ऐसा हमने चैप्टर नंबर 7 में 7.8 में पढ़ा भी था, क्या कि भैया एरिया बेसिकली निकालते समय व्हाट वी हैव कंसीडर्ड, कैसे डेफिनेट इंटीग्रल हमारे को एरिया निकालने में मदद करता है। तो मैंने बताया था आपको कि हम लोग ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स कंसीडर करते हैं dx विड्थ की, है ना। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन मैंने आपको बताया था लिमिट ऑफ सम में, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का एरिया जोड़ जोड़ के अगर आप देखो तो x डिस्टेंस दूरी पे इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, एफ एक्स वी कैन से, और चौड़ाई कितनी है dx, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स आपको क्या देता है, इस रेक्टेंगल का एरिया। और जब x की वैल्यू a से लेके b तक जाएगी तो आपको एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। क्लियर बात है भाई, ठीक है। ऐसे हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, यानी कि सिंपल हमें क्या चाहिए, हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम a टू b और हमारे को एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। ठीक है, ओके। बाकी फिर आगे फर्दर हमें इसको सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, यहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ आगे चलते हैं। तो यूसेज तो बंदे पढ़ लिया, ठीक है ना। नाउ समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक फंक्शन, लेट्स से, जरूरी नहीं है जिंदगी में हमेशा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में ही हो, कई बार x इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में भी हो सकते हैं। और आपको जो एरिया निकालना है वो नॉट विद द x एक्सिस बट विद y एक्सिस आपको निकालना है, लेट्स से। ठीक है भैया, एंड दिस इज लेट्स से y इक्वल टू a एंड दिस इज लेट्स से y इक्वल टू b। ठीक है ना, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। अब आप समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। क्या अब इस एरिया को निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, इंटीग्रेशन करेंगे आप फंक्शन f ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy फ्रॉम a टू b। ठीक है ना, क्लियर है। सो बेसिकली आप ऐसे एरिया निकाल सकते हैं, दिस एरिया। यहां पे हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया भैया, हमने y दूरी पे, हमने y, ध्यान से देखेंगे, हमने y दूरी पे, देखो ये x एक्सिस है, ये तो समझते हो ना भाई, ये x एक्सिस है। ठीक है, अब सुनो, हमने क्या करा, हमने ओरिजिन से y दूरी पे अगर हम एक स्ट्रिप ले लें,
dy विड्थ की। तो आप सोचो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा भाई, इसकी चौड़ाई dy है और इसकी लेंथ कितनी है, y पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, fy। फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, fy। तो इसका मतलब fy dy आपको क्या दे रहा है, आपको इस रेक्टेंगल का एरिया दे रहा है, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया दे रहा है। एंड फ्रॉम a टू b जब आप इंटीग्रेट करोगे तो पूरा का पूरा फंक्शन के अंडर का एरिया दे देगा आपको। क्लियर है भाई, दो केसेस बता दिए, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया विद x एक्सिस, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया विद y एक्सिस। दोनों बातें क्लियर हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं मानता हूं कि 10-20% बातें सबको समझ में आ रही हैं, 10-20% बातें सबको समझ में आ रही हैं। जब हम क्वेश्चंस करने पे आएंगे, ठीक है ना, जब हम क्वेश्चंस करने पे आएंगे तो चीजें और बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी, अभी 10-20% समझ लो, है ना। और मेरे को लगता है ऐसी कोई रॉकेट साइंस मैंने अभी तक बताई नहीं है, है ना। तो यहां तक जो भी मैं बता रहा हूं, है ना, दैट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन, है ना। 10-20% सभी को क्लियर होगी। सो ये मैंने दो केस डिस्कस करे भैया, ठीक है, दो केस मैंने डिस्कस करे। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। अच्छा, अब इसी के अराउंड ही हम रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। एक तीसरी बात और कंसिडर करते हैं, क्या कि कभी अगर किसी ने आपसे एरिया पूछा और वो एरिया, देखा, ध्यान से देखेंगे, कभी आपसे किसी ने ऐसा करके एरिया पूछा, लेट्स से आपका ये fx है, ठीक है ना, दिस इज योर y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है ना, y इक्वल टू fx फंक्शन है। और एरिया कहां तक पूछ रहे हैं, फ्रॉम x इक्वल्स टू a से x इक्वल टू ये b है एंड दिस इज x इक्वल टू c है, ठीक है ना। अरे बात समझ में। अब आपको क्या चाहिए भैया, ये वाला एरिया चाहिए ना, पूरा ये एरिया चाहिए, नो, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि देखो ये भी, देखो ध्यान से देखो, ये भी y इक्वल टू fx है भैया, सेम ही फंक्शन तो चल रहा है। तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे, हम कहेंगे भैया देखो, क्योंकि x एक्सिस के नीचे fx की वैल्यू नेगेटिव होती है, नहीं आई बात समझ में। अरे x एक्सिस के नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है कि नहीं होती है, चेक करो। तो क्योंकि x एक्सिस के नीचे fx की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब नीचे वाला एरिया नेगेटिव आएगा। तो मैं क्या करूंगा, a से लेके b तक नीचे एरिया आ रहा है, इस एरिया को तो मैं मॉडुलस के अंदर रखूंगा, प्लस फिर मैं b से लेके c तक इस एरिया को निकालने के लिए fx dx करूंगा। ये बात आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको ये बात समझ में ना आई हो, ठीक है। कितनी प्यारी मेरी हैंडराइटिंग है ना। तो 20% 30% सभी को बातें समझ में आ गई, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और बातें समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब इसी के साथ एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, है ना। सो लेट्स प्रोसीड टू ए क्वेश्चन, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बढ़िया क्वेश्चन है, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है वो कैसे अप्लाई होना है, और पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या ज्ञान चाहिए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहले क्वेश्चन से ही सारा आइडिया लग जाएगा। कहता फाइंड द एरिया निकालो ऑफ द रीजन, एक रीजन का, और वो क्या रीजन है, कह रहा बाउंडेड बाय द कर्व, उस रीजन की बाउंड्रीज डिफाइंड है ना। बाउंड्रीज क्या है, कुछ कर्व्स है, एक ये कर्व है एंड द लाइन दिस एंड द लाइन दिस एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, सारी बाउंड्रीज ड्रॉ करके एक रीजन आएगा, और उस रीजन का क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि भैया लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है भैया। चलो जी, अब मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। देखो, इसको ड्रॉ करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बेसिकली एक पैराबोला है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे
तो क्या ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा ही नहीं है भाई? अगर हम 4a की वैल्यू 1 कर दें, 4a भी तो कांस्टेंट ही है, और इसकी वैल्यू 1 कर दें तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ही बन जाएगा। ठीक है, और इसका कर्व हमने पढ़ा था कैसा कि भाई ये कर्व ओरिजिन से पास करेगा और y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए x हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि 4a क्या है, 4a तो लेंथ होती है, वो तो पॉजिटिव हो गई। सो y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। याद आए पिछले साल की कुछ बातें याद आई, कुछ पिछले साल की बातें याद आई, ठीक है ना। सो इसका मतलब हमें एक बात तो पता चल गया कि भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, चलो जी, तो हमने क्या कर दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है भाई, देख लो सिमेट्रिकल होना चाहिए अबाउट द एक्स एक्सिस। फिगर ये रफ है, इसका कोई रफ फिगर है ना, तो ऊपर नीचे हो भी जाता है और आपको समझ में आना चाहिए। सो ये कितने का ग्राफ हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। नाउ लाइन्स x इक्वल टू 1, नाउ x इक्वल टू 1 लाइन कैसी होगी भाई, x इक्वल टू 1 लाइन एक लाइन ऐसी होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। एंड x इक्वल टू 4, यानी कि x इक्वल टू 4 लाइन कैसी होगी, जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। दिस इज x इक्वल टू 4। देखो ना, ये x की वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो x इक्वल टू 4 एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। नाउ एंड द x एक्सिस, अब वो x एक्सिस भी कह रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जो भी एरिया है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखो बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। एक ऐसा कर्व, एक ऐसा रीजन जिसके अंदर ये भी हो, यानी कि ये भी हो, ये x इक्वल टू 1 भी हो, x इक्वल टू 4 भी हो और x एक्सिस भी हो, तो ऐसे दो रीजन मिलते हैं हमें, एक तो ये और एक ये। चेक कर लो, ये दो रीजन ऐसे हैं जिसके अंदर चारों कर्व आ रहे हैं, x एक्सिस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू x, है ना। ये दो रीजन ऐसे हैं जिसके अंदर चारों कर्व की बाउंड्रीज आ रही हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये वाला क्यों नहीं लिया आपने, सर ये वाला क्यों नहीं लिया। भाई इसमें ध्यान से देखो, x एक्सिस आ रहा है। देखो अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे कि सर आपने ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया, भाई इसमें x एक्सिस है, x इक्वल टू 1 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, लेकिन x इक्वल टू 4 तो नहीं है। चेक कर लो, x इक्वल टू 4 नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है या ये है, लेकिन उसने क्या बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, इसका मतलब ये एरिया चाहिए। अब ये एरिया चाहिए तो सिंपल सी बात है, अब हमारा फोकस क्या है भैया, इस एरिया पे है। क्या मैं बाकी चीजें हटा दूं, क्या मैं हटा सकता हूं, तो इसका मतलब फाइनली आपको ये एरिया चाहिए। अब आप ध्यान से देखो बेटा, अब आप ध्यान से देखो बेटा कि आपको ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। कहने लगा सर अब तो हम पीछे जो हमें ज्ञान दे रखा है उसको हम खटाखट यूज कर देंगे। कर दो ना, फिर क्या दिक्कत है, उसको हम खटाखट सर यूज कर देंगे उस ज्ञान को। यानी कि हमें ये एरिया अगर चाहिए, ठीक है ना, तो हमें सबसे पहला काम करना क्या होगा, पहले y इन टर्म्स ऑफ x लाना होगा। तो y इन टर्म्स ऑफ x, देखो y स्क्वायर इक्वल टू x दे रखा है, तो y स्क्वायर अगर x के इक्वल है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट x। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है और y वहां पे पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव तो नहीं होगा, यानी कि हमारे पास फंक्शन आ गया y इक्वल्स टू रूट x। अब तो बच्चा बता देगा कि सर ये एरिया चाहिए ना, आपको ये एरिया चाहिए ना, है ना, इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी, इट इज सर रूट एक्स को आप इंटीग्रेट कर दो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक। ठीक है, एंड इट इज ऑब्वियसली कंसिडर्ड, है ना, ये तो पता ही है सबको कि भाई हमने क्या लिया होगा, dx विड्थ ली होगी, है ना, ये कंसिडर्ड है। ठीक है, सो रूट एक्स dx को इंटीग्रेट करा फ्रॉम 1 टू 4, हमने एरिया निकाल दिया। तो एरिया हम निकालेंगे, फटाफट से देखेंगे कैसे निकालेंगे भैया एरिया। नाउ एरिया निकालेंगे तो कुछ चीजें मैंने मिटा दी क्योंकि वो अननेसेसरी थी, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं था, वो तो फिगर को बनाने के लिए हमारी हेल्प करती। ठीक है ना, सो इट इज लाइक x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड इंटीग्रेटिंग लाइक लिमिट इज फ्रॉम 1 टू 4। सो देखो 2 एकम 2 और 3, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, तो यहाँ पे 12 के 2/3 हो जाएगा। अरे इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी भाई।
एंड दिस इज x की पावर 3/2 एंड लिमिट इज व्हाट 1 to 4। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया 2/3 इट इज 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। ऐसा कोई महारथी है 12वीं क्लास में जिसको 4 की पावर 3/2 का आंसर ना पता हो? होंगे, ऐसे तो बहुत होंगे। 4 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करते हैं? 2 की पावर 2 3/2, सो 2 से 2 गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। सो दिस इज 8 माइनस 1 यानी कि 7 दूनी 14/3। फाइनल आंसर में स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें। इस चक्कर में हमारी एक बच्ची के 100 में से 100 आने के लिए रह गए, है ना। पहले उसके 100 में से 100 आ रहे थे, पर जब देखा कि भाई स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा तो आधा नंबर काट दिया, फिर आधा नंबर उन्हें कहीं और काटना ही था तो उन्होंने कहीं और भी काट दिया। तो ऐसे स्क्वायर यूनिट ना लिखने के चक्कर में 100 में से 100 रह गए, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ना, आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। फिगर को नीचे से जैसे मैंने मिटा दिया, ऐसे आपको मिटाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए मिटा दिया जिससे कि आप सिर्फ जो एरिया निकालना हो उस पर फोकस कर सकें। क्लियर है मेरी बात? मैं कह रहा हूं कि अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का जो मैं बताना चाह रहा था आपको कॉन्सेप्ट, वो मेरे हिसाब से 70% क्लियर हो गया। अब 30% कैसे होगा क्लियर? जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बेसिक ज्ञान आपको मिल गया है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करेंगे, पास द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। अब क्या होगा कि हर नए क्वेश्चन में नए नए कर्व्स आने लगेंगे। ये नॉन कर्व्स हैं, कोनिक सेक्शन है, एलिप्स। तो कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ ने पढ़ा होगा बट याद नहीं है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 60-70% बच्चों को ये आता होगा, लेकिन 20-30%, 40% बच्चों को ये नहीं आता होगा, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करूंगा कि भाई सारे कर्व्स को एक साथ बताने लगूं, है ना, तो फिर हम किसी और प्लॉट पे चले जाएंगे, है ना, हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से भटक जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर क्वेश्चन में, ठीक है ना, जहां पे जो भी कर्व्स आ रहे हैं उन कर्व्स को एक तरफ एक्सप्लेन करके फिगर बनाऊंगा, तो आपको कर्व्स की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। और जितनी कर्व्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए उतनी बताता चलूंगा, तो उससे क्या होगा कि डाउन द लाइन आपके सारे कर्व्स क्लियर हो जाएंगे। एंड मोर स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि आपको पूरे के पूरे चैप्टर में, है ना, इवन एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया हुआ है कि आपको लाइंस की जानकारी होनी चाहिए, आपको सर्कल की जानकारी होनी चाहिए, आपको पैराबोला की जानकारी होनी चाहिए और आपको एलिप्स की जानकारी होनी चाहिए। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ होगा तो वो आ जाएगा और वो हम उसको बता देंगे, ठीक है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। नाउ ध्यान से देखते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स दिस। नाउ अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने पिछले साल 2 तरह के एलिप्स पढ़े थे, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ये एक एलिप्स की इक्वेशन होती थी, है ना। क्या होती थी ये? एलिप्स की इक्वेशन होती थी ये, ठीक है। होती थी क्या मतलब अभी भी है ना, लास्ट ईयर क्योंकि पढ़ा था तो इसलिए मैं होती थी बोल रहा हूं। सो दिस इज एलिप्स की इक्वेशन। नाउ अब ये एलिप्स जो है ये आपको पता है चपटा सर्कल, है ना, यानी कि इस तरीके का होता है। तो इसमें हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स भी पढ़ा था और हमने इसमें वर्टिकल एलिप्स भी पढ़ा था, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है ना। ठीक है, दोनों की ही इक्वेशन x² प्लस y² आप ले सकते हैं। बस इसमें क्या है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है यानी कि इसमें x एक्सिस के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो बड़े हैं, x एक्सिस के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो बड़े हैं, यानी कि यहां पे a b से बड़ा होगा, दैट्स इट। और ये पॉइंट कितना होगा, a,0, आप y को 0 करके भी देख सकते हो, एंड -a,0, ठीक है ना। और ये आपकी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होया करती थी, है ना, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है ना। और अगर आप x की वैल्यू को 0 रखोगे तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे, यानी कि 0,b एंड 0,-b। इनको हम लोग सेमी माइनर एक्सिस बोला करते थे, है ना, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। इसका एक फोकस भी होता था जो कि यहां पे होता था, उस फोकस का अपना एक सिग्निफिकेंस था, ठीक है ना। अब हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, है ना। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कहीं c होती थी, ठीक है ना, और c,0 हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स बोलते थे, ठीक है ना। इसकी जरूरत नहीं है, फोकस को स्टडी करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। मैंने आपको बता दिया फोकस को स्टडी करने की जरूरत नहीं है।
हालांकि एक चीज होती थी ई एसेंट्रिसिटी, जिसको हम लोग C अपॉन ए लिखते थे, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो देखो जो चीजों की जरूरत नहीं है वो चीजें मैं हटा रहा हूं। फोकस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इलिप्स ड्रॉ करना आना चाहिए, इलिप्स ड्रॉ करना आना चाहिए। यानी कि आपने ये वाला इलिप्स भी ड्रॉ करके सीख लिया, तो आप ये वाला इलिप्स भी समझते हैं कि भैया यहां पे सर क्योंकि y के इंटरसेप्ट्स बड़े हैं x के इंटरसेप्ट्स, यानी कि x के टुकड़ों से y के टुकड़े बड़े हैं, तो यानी कि b डेफिनेटली ग्रेटर देन a होगा, ठीक है ना। और ये पॉइंट x की वैल्यू को 0 रखते हुए, है ना, y की वैल्यू प्लस और माइनस b आ जाएगी, यानी कि 0 प्लस b एंड 0 माइनस b। दिस पॉइंट इज a, 0 एंड दिस पॉइंट इज माइनस a, 0। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अलावा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको पता है। इस केस में ये सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा, ये सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, बस फर्क इतना है। ये ड्राइंग क्लियर है क्या? ये ड्राइंग क्लियर है क्या भैया? बताओ। ठीक है, ऐसे ही करके देखो, जैसे अभी इलिप्स बता दिया, ऐसे फिर सर्कल बता दूंगा, पैराबोला भी बता दूंगा, लाइंस भी बता दूंगा, ऐसे करके सब चीजें बता दूंगा, टेंशन मत लो आप। नाउ अब मेरी बात समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एक एलिप्स है। अब यहां पे गिवन नहीं है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, बट हम लोग स्टैंडर्ड केसेस में हम मान के चलते हैं कि भैया ए ही बड़ा है, ए ही बड़ा है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, दिस इज a, 0, दिस इज माइनस a, 0, दिस पॉइंट इज 0, b एंड दिस पॉइंट इज 0, माइनस b। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड, यानी कि एरिया किसने एनक्लोज किया? इलिप्स ने, यानी कि पूरा का पूरा एरिया चाहिए, पूरा का पूरा एरिया चाहिए, पूरा का पूरा एरिया चाहिए, पूरा एरिया चाहिए। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से, जो एरिया आपको चाहिए उसके बारे में एक बात बताता हूं मैं आपको कि इसमें सिमेट्री है, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है जितना एरिया इस क्वाड्रेंट में होगा उतना ही एरिया इस क्वाड्रेंट में होगा, उतना ही एरिया इस क्वाड्रेंट में होगा, उतना ही एरिया इस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि कर्व की सिमेट्री है, ठीक है ना। कर्व उतना ही एरिया इधर बना रहा है, उतना ही एरिया इधर बना रहा है, इतना एरिया इधर बना रहा है, इतना ही एरिया इधर बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें पूरा का पूरा एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारा? एरिया एनक्लोज्ड बाय एंटायर इलिप्स, एरिया एनक्लोज्ड बाय एंटायर इलिप्स, एरिया एनक्लोज्ड बाय इलिप्स, बाय रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये है ना। तो मैं कहता हूं कि भैया चारों को क्यों निकालना, एक को निकाल लो और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, एक को निकाल लो और 4 से मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें A1 में इंटरेस्ट है, यानी कि हमें इसमें इंटरेस्ट है, इस एरिया को निकालने में इंटरेस्ट है, इस एरिया को निकालने में इंटरेस्ट है। यानी कि हमें एक बात साफ पता चल रही है कि हम लोग 0, 0 से, यानी कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक एक वर्टिकल स्टेप dx विड्थ की लेंगे ना। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ हमें फंक्शन चाहिए कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है। अब ये फंक्शन को देखने के लिए यानी कि हमें y इन टर्म्स ऑफ fx चाहिए, और इस इलिप्स की इक्वेशन क्या है? ये है। इस इलिप्स की इक्वेशन क्या है? ये है। यानी कि यहां पे अगर आप देखोगे तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस और माइनस b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि y की वैल्यू क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लूं? क्या सिर्फ मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लूं? ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा y इन टर्म्स ऑफ x क्या आ गया? b अपॉन a, ठीक है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये बात क्लियर है कि नहीं है? डेफिनेटली क्लियर होगी, ठीक है, डेफिनेटली क्लियर होगी। नाउ अब मेरी बात समझेंगे, यानी कि ये जो मेरे को फंक्शन चाहिए था y इन टर्म्स ऑफ x, सॉरी, ये जो मेरे को फंक्शन चाहिए था y इन टर्म्स ऑफ x, ये मैं फंक्शन लिख दूंगा b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, अब
हमें इसको इंटीग्रेट करना है और हमें रिक्वायर्ड एरिया यानी कि एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स हमें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरे को इधर खत्म करना पड़ेगा। तो फटाफट ये सारी जानकारी नोट कर लो, फिर ये सारी जानकारी नोट कर लो, फिर आगे का सॉल्यूशन मैं भी कराता हूं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वेरी गुड। नाउ बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, ये हटा देता हूं मैं ना। नाउ बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, 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 बहुत ध्यान से देखेंगे। चलो जी, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया। नाउ फॉर रिक्वायर्ड एरिया है ना, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास कितना है, जो रिक्वायर्ड एरिया है इसका मतलब कितना है, इट्स लाइक 4 b अपॉन ए कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू a। नाउ अब जिस भाई ने 7.7 के क्वेश्चंस करे थे उस भाई को ये फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला कितना होता था, ध्यान से देखेंगे, इट इज x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। लेकिन यहां पे प्लस c लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल लगा रहे हैं 0 टू a। अब देखो बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ बच्चों की रैम थोड़ी कम होती है, तो अपर लिमिट रख रहा हूं, तो a अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, ठीक है ना, दिस इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0.2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। ना बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या क्या देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, है ना, 0। यहां पे ध्यान से देखेंगे साइन इनवर्स 1 कितना होता है, इट्स π/2 साइन इनवर्स 1, अरे ऐसे गया तो 1 हो गया ना, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो इसका मतलब a स्क्वायर बाई ये पाई a स्क्वायर बाई 4 यानी कि पाई a स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना, माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, सो ये क्वांटिटी पूरी 0 हो गई। नाउ साइन इनवर्स 0 है ना, तो ये भी क्वांटिटी 0 हो गई, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में कुछ नहीं है, यानी कि हमें इसको सॉल्व करना है। तो इट इंप्लाइज 4 से 4 गया, a से ये गया, एंड यू विल गेट पाई ए बी। और जिंदगी में ध्यान रखना कि एक फॉर्मूला भी है किसका, एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यानी कि पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स हमेशा आंसर होगा। ठीक है भैया, क्लियर है भाई बात। Find the area of the region bounded by the curve y equal to x square. Find the area of the region bounded by the curve y equal to x square and the line y equal to 4. ठीक है, सो भैया ये हमें इतनी बात उसने बोली है, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो एक बात देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसकी कहानी खत्म करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी कहानी खत्म करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का मतलब क्या है कि भैया y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए आपका x का पॉजिटिव वैल्यू मिलना, यानी कि इस तरह का आपको पैराबोला मिलेगा, यानी कि राइटवर्ड पैराबोला, है ना, दिस इज कॉल्ड एज राइटवर्ड पैराबोला, ठीक है, राइटवर्ड पैराबोला। नाउ अब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax की अगर हम बात करेंगे तो y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पे x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगी, तो यानी कि ये लेफ्टवर्ड पैराबोला हो गया ना, दिस इज व्हाट योर लेफ्टवर्ड पैराबोला, ठीक है। सॉरी, ठीक है, लेफ्टवर्ड पैराबोला, ठीक है, ओके। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की अगर मैं बात करूंगा
तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए y हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि अपवर्ड पैराबोला। दिस इज x इक्वल टू 4a, y इज व्हाट? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है। नाउ x इक्वल टू माइनस 4a, y की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है? x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए y की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी हमेशा, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक। अच्छा, यहां पे बच्चों एक बात और समझेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या समझेंगे? कि अगर 4a की वैल्यू 1 हो गई देखो 4a क्या होता है? 4a हमने पहले भी बताया था आपको कि 4a की अगर मैं बात करूं तो 4a क्या है? बेसिकली a होता है आपका फोकस की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं। और लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो होती है 4a, लेकिन a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब 4a की वैल्यू 1 भी हो सकती है ना? 4a की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो इस बात को फोकस की बात क्योंकि जरूरत नहीं है, तो क्योंकि 4a कांस्टेंट है, 4a क्या है? कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है। तो इसका मतलब अगर y स्क्वायर इक्वल टू x हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ भी ऐसा ही होगा। या 4a की वैल्यू अगर मैं बता रहा हूं इट्स अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, तो x स्क्वायर इक्वल टू y का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। x स्क्वायर इक्वल टू y का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 4a की वैल्यू 1 हो सकती है। जब 1 होगी तो x स्क्वायर इक्वल टू y का ग्राफ ऐसा ही होगा। यहां पे भी 4a की वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया है वो किसका है? इसका भी है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस x का भी है। और ये जो ग्राफ है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई का भी है। ठीक है ना? तो इसका मतलब आपको जब भी कुछ इस तरह का देगा, है ना, तो आप देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें, सो व्हाट हैव यू डन एनीथिंग रॉन्ग क्या? हाँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये वाला होगा। ठीक है ना? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होगा। ठीक है? तो इस तरीके से चारों पैराबोला का कब किसकी कैसी डायरेक्शन होगी, कैसे इसको ड्रॉ करना है, क्या कंसिडरेशन लेनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट से इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अब एग्जांपल नंबर 3। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है अभी। कैसे? देखो भैया, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी अभी हमने पढ़ा है, एंड लाइन y इक्वल टू 4। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अभी हमने पढ़ा है, कैसा होगा भैया? ध्यान से देखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? कि x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पे y हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि ऐसा पैराबोला हो गया। ठीक है भैया? एंड द लाइन y इक्वल टू 4। नाउ y इक्वल टू 4 लाइन कैसी होगी? 1 2 3 4। ठीक है ना? सो y इक्वल टू 4 लाइन कैसी होगी भैया? ऐसी होगी। यानी कि अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा था एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, जिसकी बाउंड्री एक तो कर्व है और एक लाइन है, यानी कि हमें ये वाला एरिया भैया हमें चाहिए, पूरा एरिया हमें चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है भैया? ये एरिया हमें चाहिए। नाउ अब बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमारा जो पैराबोला है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक जैसा है। तो ये पूरा एरिया निकालना है, तो मैं आधा निकाल दूं, ये वाला एरिया निकाल दूं, जितना ये होगा उतना ये होगा। मान लो जितना ये होगा, मान लो ये a है तो ये भी a होगा। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या है? बेसिकली 2a। जो एरिया मुझे चाहिए वो कितना है? इट इज 2a। नाउ अब मैं क्या फोकस करता हूं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में a को निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी? अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पे a लिख दे रहा हूँ नीचे छोटा सा, है ना, ये भी a है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली dy विड्थ की। यहां पे इस पॉइंट पे y इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट पे y इक्वल टू 4 है, एंड बहुत ध्यान से देखना, अब मेरे को ये फंक्शन चाहिए,
ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो यानी कि x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यानी कि x इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट वाई। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो प्लस और माइनस में से माइनस हट जाएगा एंड यू विल गेट x इक्वल टू प्लस रूट वाई। फंक्शन मिल गया। नाउ मैं रूट वाई को इंटीग्रेट करूंगा, रूट वाई को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू 4 तक। चेक करो, सो इट इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ a, और a कितना है, इट इज रूट वाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू 4, दैट्स इट, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भैया बहुत ध्यान से समझेंगे, 2 y की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 4, यानी कि इट इज 3/2, ऊपर चल के 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना, एंड दिस इज y की पावर 3/2 एंड दिस इज 0 टू 4, दैट मीन्स 4/3, इट इज 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 यानी कि 0, यानी कि 4/3 इंटू 2 दूनी, देखो ना 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, इट इज लाइक 2 स्क्वायर पावर 3/2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। सो इसका मतलब कितना हो गया, दिस इज 8, यानी कि 8 चौक 32/3, दिस मच ऑफ स्क्वायर यूनिट्स विल बी अवर आंसर। ठीक है भैया, तो हमने ये पिंक वाला एरिया निकाला और उसका दुगना क्या होगा, पूरा का पूरा ग्रीन एरिया। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है क्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको एक एक चीज समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। यस, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब एग्जाम्पल नंबर 4 की पढ़ने की बारी है, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 4 को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें इसने हमसे क्या क्या पूछा है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x-axis, first quadrant enclosed by x-axis, the line y equal to x and the circle x square plus y square equal to 32। इस क्वेश्चन में लाइंस पे और सर्कल्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, तो हम थोड़ा सा लाइंस को और सर्कल्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। लाइंस को और सर्कल्स को पढ़ते हैं। देखो जी, सबसे पहले लाइन, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के केसेस देखो आप। क्या, एक तो अभी हमने एक केस पढ़ा था क्या, कि भाई अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो वो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। ये बात आपको पता है, ठीक है। एक लाइन प्लॉट करना तो आप 10वीं क्लास में भी सीख गए थे, लेकिन आप 10वीं क्लास के मेथड से करोगे ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, इतना टाइम लग जाएगा आपको क्वेश्चन करने में। लेकिन आप सोचो ना, आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, है ना, ड्राइंग फटाक से, क्योंकि ड्राइंग के नंबर थोड़े ही है, नंबर तो स्टेप्स के हैं कि भाई आपने क्या स्टेप निकाला है ना, कैसे आपने एरिया को निकाला है ना, क्या कंसीडर किया। सो एक तो ये लाइन का पढ़ लिया हमने, एक कंसीडरेशन तो ये पढ़ लिया ना। दूसरा कंसीडरेशन पढ़ेंगे कि कभी भी कोई लाइन अगर y इक्वल टू mx टाइप है तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी, वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी, यानी कि when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो ये हमेशा डिपेंडिंग अपॉन m की वैल्यू y इक्वल टू mx लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है ना, ऑलवेज पासिस थ्रू द ओरिजिन, पास थ्रू द ओरिजिन। अब आपके केस में देख लो आप कि एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू x, ये डेफिनेटली ओरिजिन से पास करेगी, है ना, ओरिजिन से पास करती हुई लाइन होगी। और इसका स्लोप कितना है, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर y इक्वल टू x को अगर कंपेयर करने लगे हो आप तो m की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब 45 डिग्री पे एक लाइन होगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप लाइंस को समझें, है ना। जो बच्चे थोड़ा सा भी स्ट्रेट लाइंस वगैरह क्लास 11th में पढ़े हैं उनको तो ये बात पता ही है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे लाइंस के और डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे। अगर y इक्वल टू mx प्लस c की बात करें तो क्या आप जानते हैं, क्या कि भाई ये जो c होता है, ये इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, है ना। अब अगर ये जो c है ये पॉजिटिव है और ये m यानी कि स्लोप ये भी पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो क्या होगा, लाइन कैसी होगी आप बताओ।
लाइन कैसी होगी? देखो, इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब y इंटरसेप्ट, ये क्या है? ये क्या होता है बेटा? देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में ये होता है आपका y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है ना, y इंटरसेप्ट, ये होता है आपका स्लोप। नाउ y इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो यानी कि y एक्सिस पे एक पॉजिटिव टुकड़ा c, ठीक है ना, एंड स्लोप भी पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है बच्चों? स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है बच्चों? कि एक लाइन ऐसी होगी जो y एक्सिस पे पॉजिटिव टुकड़ा काट रही होगी और उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल होगा। जब एक्यूट एंगल होगा तभी क्या होगा? स्लोप इसका पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट की लाइन आपको कैसे दिखेगी? इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। वहीं अगर स्लोप पॉजिटिव हो जाए और इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाए तो लाइन कैसी होगी? बहुत ध्यान से देखेंगे तो लाइन कैसी होगी? अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखो, अब बहुत ध्यान से देखेंगे आप कि इंटरसेप्ट नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अब जो हमारी लाइन है वो वाई इंटरसेप्ट तो कैसा बना रही है? नेगेटिव बना रही है, और लेकिन स्लोप कैसा? पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? कि हमेशा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाए, एक्यूट एंगल बनाए, तो लाइन ऐसी दिखेगी। आ रही बात समझ में? नाउ अब अगर आप इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस देखेंगे, मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूं फ्रेम को, थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूं फ्रेम को, तो इसका मतलब क्या है कि अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं क्या करूं, अब मैं स्लोप नेगेटिव ले लूं और इंटरसेप्ट पॉजिटिव ले लूं, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब तो क्या है? वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेना चाह रहा हूं मैं, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव टुकड़ा लेना चाह रहा हूं। नाउ स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है? कि लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, तो स्लोप इसका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ये कंसिडरेशन है देख के बताने का कि लाइन कैसी होगी, अदरवाइज तो 10वीं क्लास का मेथड है ही आपका, है ना, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो एक लाइन को प्लॉट करने का, है ना। लेकिन रफली अगर एक आइडिया लगाने की लाइन कैसी दिख रही होगी, तो रफली तो ऐसे ही दिख रही होगी, ठीक है। नाउ अब अगर एक लास्ट कंसिडरेशन ले कि भाई स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, तो लाइन कैसी दिखेगी? लाइन आपकी कैसी दिखेगी? इंटरसेप्ट भी नेगेटिव और स्लोप भी नेगेटिव, तो लाइन आपको ऐसी दिखेगी, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव और स्लोप भी नेगेटिव, लाइन आपको ऐसी दिखेगी, ठीक है भैया। तो ये लाइन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी, ठीक है। जिन भाइयों के समझ में आ गई हो ठीक है, जिन बहनों के समझ में आ गई हो ठीक है, अदरवाइज क्या तरीका है? 10वीं क्लास का मेथड से अपना टुक 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 करके लाइन बनाते रहना, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर्कल पे, है ना। सर्कल की 2 ही तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब सर्कल एक सर्कल जिसका सेंटर एच के पे है और रेडियस उसकी आर यूनिट है, तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन कितनी होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बात क्लियर है भाई सभी को? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई सर्कल का अगर सेंटर ओरिजिन पे हो जाए 0 0, यानी कि सेंटर कहां है? ओरिजिन पे हो जाए, और रेडियस इसकी आर है, तो सेम इक्वेशन ही कैसे कन्वर्ट हो जाएगी कि भैया x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 2 ही तरह की सर्कल की इक्वेशन होती है। अगर फ्रेम के रेफरेंस में पढ़ना चाहते हो तो ऐसे देख लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो आपको सर्कल कहीं पे भी हो सकता है ना। और अगर आप इसको भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में पढ़ना चाहते हो तो आप इसको ऐसे पढ़ लो कि भाई देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन पे सेंटर है और रेडियस क्योंकि इसकी आर है तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? आर कोमा 0, ठीक ना, आर कोमा 0, ऐसे भी आप इसको देख सकते हो। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन नाउ। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब हमारे को यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है
कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed बाय x एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू x एंड द सर्कल दिस। ठीक है, एंड द सर्कल, हाँ क्या हो गया भाई, एंड द सर्कल दिस। ठीक है ना, तो यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed बाय x एक्सिस y इक्वल टू x एंड द सर्कल दिस। तो देखेंगे भैया एक एक करके सभी कर्व जो गिवन कर्व्स हैं उनको ड्रॉ कर लेंगे। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा एरिया ऑफ कंसिडरेशन रहेगा, ये हमें पता होना चाहिए। एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, ठीक है जी, ओके, एक्स एक्सिस, द लाइन y इक्वल टू एक्स। अब देखो y इक्वल टू एक्स लाइन अगर मैं y इक्वल टू mx से कंपेयर करूं तो स्लोप 1 हो गया, यानी कि ओरिजिन से पास करती भी लाइन होगी, है ना, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, और स्लोप कितना होगा, पॉजिटिव 1, यानी कि थीटा कितना होगा 45 डिग्री, है ना। m इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब थीटा कितना होगा 45 डिग्री। अरे tan थीटा की वैल्यू तो होती है स्लोप, सो 45 डिग्री पे एक लाइन होगी ऐसे करके, ठीक है ना। एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है और ना यही लिखने की जरूरत है कि थीटा 45 डिग्री होगा। ये अंडरस्टूड है कि अगर m 1 है तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। ये सब चीजें अंडरस्टूड है ना, क्लास 11th पढ़ के आए हो आप। तो ये लाइन कौन सी है भैया, y इक्वल टू एक्स, है ना, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है ना, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है ना। अब बहुत ध्यान समझेंगे, एक सर्कल भी है, देखो ये कर चुके, एक्स एक्सिस को कंसीडर कर चुके, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लिख चुके। सर्कल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 दे रखा है तो इस 32 को मैं 4√2 का होल स्क्वायर लिख दूं क्या, नहीं ये बात समझिए, इस 32 को मैं 4√2 का होल स्क्वायर लिख दूं क्या, 4 चौक 16 2 32, हाँ भैया लिख दूं क्या। इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल जिसकी रेडियस 4√2 है, एक ऐसा सर्कल हमें ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो ऐसा सर्कल ये हमारे पास, ये पॉइंट कितना हो गया 4√2, 0, है ना, एंड ऐसा, ये तो ओरिजिन है ही। नाउ अब आप बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि जो भी एरिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक्स एक्सिस होना चाहिए बाउंड्री में, लाइन बाउंड्री में होनी चाहिए और सर्कल भी बाउंड्री में होना चाहिए, यानी कि हमसे ये एरिया पूछा गया है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आराम से देख लो, हमसे ये एरिया पूछा गया है, हमसे ये एरिया बेटा पूछा गया है, ठीक है, पीले वाला एरिया हमसे पूछा गया है। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, हमसे ये एरिया पूछा गया है, ठीक है, ये एरिया पूछा गया है। नाउ इस एरिया को मैं दो टुकड़ों में निकाल सकता हूं, एक तो लाइन यानी कि y इक्वल टू एक्स के नीचे का एरिया, और इसको मैं क्या लिखूंगा बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो y इज इक्वल टू √32 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखो टेक्निकली तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन y इज इक्वल टू प्लस माइनस √32 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा हो गया, y इज इक्वल टू √32 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि ये जो कंप्लीट पीला वाला एरिया है इसको मैं दो हिस्सों में निकाल सकता हूं, एरिया 1 एंड एरिया 2। बट दिक्कत पता क्या आ रही है, दिक्कत कर्व भी है हमारे पास, इक्वेशंस भी हैं, लेकिन मेरे पास ये x की वैल्यू पता नहीं है, मुझे लिमिट नहीं पता है मुझे कि मैं इस लाइन को 0 से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा और इस सर्कल के इक्वेशन को कहां से कहां तक मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये x वैल्यू चाहिए, और इस x वैल्यू के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बहुत ध्यान से देखेंगे, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, लाइन की इक्वेशन को देखो, ये पॉइंट लेट से P है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, y इक्वल टू एक्स और सर्कल की इक्वेशन को इंटरसेक्ट करके, y इक्वल टू एक्स एंड सर्कल की इक्वेशन y इक्वल टू √32 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। सॉल्विंग दिस मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और मुझे P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से मतलब है, मुझे y कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है ना।
नाउ इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देखो जी y की वैल्यू में x रख देता हूँ, इट इज अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी कि 2 एकम 2 2 6 12, x की वैल्यू प्लस माइनस 4 हमें चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू, तो इसका मतलब पॉजिटिव 4 ही मिलेगी। मेरे को इसका y कोऑर्डिनेट निकालने का नहीं है, क्योंकि मेरे को तो क्या चाहिए, इसका सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ध्यान से देखो, मेरा काम बन गया है, मेरा काम बन गया है। देखो बहुत सारी चीजें बोर्ड पे लिखी होती हैं, कुछ चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, कुछ चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये बात आपको सिर्फ समझाने के लिए है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये पूरा फिगर आपको समझाने के लिए है, तो इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट खोपचे में ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये मैंने सर्कल की इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया, ठीक है, और यहां से मेरे पास ये वैल्यूज आई हैं, ठीक है, और यहां से मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास काम हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग p के कोऑर्डिनेट्स ले आए हैं, ठीक है ना, ठीक है, 4p कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। नाउ अब बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, व्हाट आई एम टेलिंग इज कि मेरे को ये एरिया निकालने का था, पीले वाला एरिया निकालने का था, तो मैं क्या करूंगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 निकालूंगा, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास जो भी है इट इज इक्वल टू a1 प्लस a2। अब देखो a1 कैसे निकलेगा, a1 एरिया कैसे निकलेगा, इस लाइन के y इक्वल टू x है ना, इस x को मैं इंटीग्रेट करूंगा y इक्वल टू x dx को, कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, प्लस फिर मैं 4 से लेके 4 रूट 2 तक, 4 से लेके 4 रूट 2 तक सर्कल की इक्वेशन से मिला हुआ जो हमें फंक्शन है उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस ये मुझे सॉल्व करना है और मेरे पास आंसर आ जाएगा, है ना। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, चीजों को समझने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इट विल गिव अस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 to 4, राइट, प्लस इस पर्टिकुलर को इंटीग्रेट करने के लिए हमें देखो कैसे लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लंबा काम है ना, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस देखो इसको देखो 32 को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, 4 रूट 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना, इस 32 को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे 32 लिखा था ना, उसको मैं लिख रहा हूँ 4 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपल। मैंने इसको क्या कर दिया, 4 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। सो इससे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फील आ जाएगा। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 32 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4 रूट 2 प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है ना, 4 से 4 रूट 2। अब इसको सॉल्व करने की बच्चों जरूरत है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तो देखो देखो यहां पे कितना हो जाएगा, इट्स लाइक 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 0, ठीक है ना, प्लस यहां पे देखेंगे 4 रूट 2, जैसे आप 4 रूट 2 रखोगे, देखो देखो ध्यान से, अपर लिमिट 4 रूट 2 जैसी रखोगे तो 32 हो जाएगा, उसका 4 रूट 2 का स्क्वायर 32 हो जाएगा और ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। और यहां पे 4 रूट 2 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, सो यू विल गेट 16, है ना, 16 दूनी 32 16, और यहां पे साइन इनवर्स 1 की जगह पाई बाय 2 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 8 पाई, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं भाई, माइनस 4 की बात करेंगे तो 4 अपॉन 2 यानी कि 2 एंड 4 चौक 16, 32 में 16 गए 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो यानी कि इट इज 4
और 4 की अगर हम बात करेंगे तो साइन इनवर्स 1/√2 इट्स लाइक π/4 है ना। सो 32/2 इंटू π/4, ठीक है। सो 4 दूनी 8, चौक 32 एंड यू विल गेट हाउ मच, कितना हो जाएगा भैया ये को, इट्स लाइक 4 का स्क्वायर 16/2 8 प्लस 8 पाई माइनस 4 दूनी 8, ठीक है ना, और माइनस 4 पाई, तो इट इज लाइक 8 से 8 गया एंड यू विल गेट फाइनल आंसर एज 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स विल बी द आंसर, ठीक है। चेक कर लो, 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है बच्चों? सो देखो ये समझाने में मेरे को इतना टाइम लगा, द मोमेंट आपको सब चीजें एकदम से समझ में आ जाएंगी, उसके बाद आप क्या करोगे, चीजों को सीधा सीधा लिखोगे, सॉल्व करोगे और आंसर पाओगे, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन, लेट मी टेल यू गाइस, है ना। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। कहता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स दिस। सो इलिप्स हमने ये बना दिया, दिस इज अवर इलिप्स, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। सो इलिप्स की इक्वेशन हो गया एंड फ्रॉम हियर, यहां से एक्स इंटरसेप्ट पता चलता है कि ए है ना, यानी कि दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज बी, सो दिस इज पॉइंट इज 0, b। नाउ कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, इलिप्स के द्वारा बाउंडेड है, एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0। नाउ ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 कैसा होगा बेटा, y एक्सिस है ना, दिस इज x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू AE। अब देखो x इक्वल्स टू AE हमें प्लॉट करना है। एक बात तो हमारे दिमाग में क्लियर है कि x इक्वल टू AE जो भी लाइन होगी वो होगी तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन y एक्सिस के पैरेलल तो दुनिया भर की लाइंस हो सकती हैं। तो x इक्वल टू AE यहां पे है या यहां पे है या यहां पे है, कहां है हमें ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू AE दुनिया में जो भी लाइन होगी तो y एक्सिस के पैरेलल ही होगी ना। उन्होंने भी बताया है कि e की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है ना, e की वैल्यू लेस देन 1 है। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चे, अगर e की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है ना, और मैं आपको पहले भी बता दूं e होती थी एसेंट्रिसिटी, e की वैल्यू होती थी e हम लोग लास्ट ईयर पढ़ा था ना हमने, एसेंट्रिसिटी। दिस इज बेसिकली c अपॉन a, यानी कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स इट इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम सेंटर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस, इसको एसेंट्रिसिटी बोलते थे, ठीक है ना। बट कोई बात नहीं, ये आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये e रहेगा पॉजिटिव, e रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि e दो लेंथ का रेशो है, तो e रहेगा तो पॉजिटिव, e रहेगा तो पॉजिटिव, ठीक है ना। अब मेरी बात समझो, अब क्योंकि e जो है वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, अगर हम a की बोथ साइड ऑल द साइड्स मल्टीप्लाई कर दें तो AE विल बी लेस देन a एंड ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि AE जो डिस्टेंस है वो भाई x इक्वल टू AE हो गया ना, ये जो भी डिस्टेंस है भाई x इक्वल टू AE जो भी डिस्टेंस है ये a से तो कम है, a से तो कम है और 0 से ज्यादा है, यानी कि यही वाला x इक्वल टू AE हमें ड्रॉ करना है। नाउ सारी कहानी हो गई खत्म, ठीक है ना। नाउ अब बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, अब क्वेश्चन में हमें एरिया कौन सा निकालना है उसके बारे में बात करते हैं। कहता है एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू AE, x इक्वल टू 0 एंड दिस, ठीक है ना। 3 बातें कही थी, इसके अलावा तो ये b स्क्वायर इक्वल टू ये सब करके उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन इलिप्स का दे रखा है, यानी कि इलिप्स ये इलिप्स की बाउंड्री है, x इक्वल टू 0 की बाउंड्री है एंड x इक्वल टू AE की बाउंड्री है, यानी कि हमें ये एरिया चाहिए पूरा। देखो ये एरिया चाहिए हमें पूरा, और आपको सिमेट्री भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, सिमेट्री दिख रही है कि नहीं दिख रही है भाई, जो जितना एरिया ऊपर वाला है उतना ही एरिया नीचे वाला है ना। अब ध्यान से देखो, जितना एरिया ऊपर वाला है उतना ही एरिया नीचे वाला है, यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा
उसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए, लेट से मान लो ये एरिया ए हो गया। नाउ ए एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं, ए एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप ली dx विड्थ की, ठीक है ना, और हमने कहा कि भाई इस कर्व को, ये कर्व क्या है, देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो आप इधर ला कर रख दो, कोई बात नहीं है ना, ये तो ये वाला पॉइंट है, ये तो ये वाला पॉइंट है। ये कर्व क्या होगा, बहुत ध्यान से देखो, तो मैं वहां से इस कर्व को लिख सकता हूं क्या, देखो यहां से अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना, एंड यहां से अगर आप देखोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और ध्यान से देखोगे तो y इक्वल्स टू प्लस और माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है तो हम लोग y की पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, यानी कि मैं y को यहां पे क्या लिख सकता हूं कि ये फंक्शन क्या है ना, ये कर्व क्या है, y इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये एरिया ए निकालने के लिए, ये एरिया ए निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dx मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक बेटा, फ्रॉम 0 से लेके x इक्वल टू ए तक, सो 0 से ए तक, ठीक है ना। किसी भी भाई बंधु को कोई भी समस्या हो, यहां तक आराम से वीडियो को पॉज करके देखें, सभी स्टेप्स मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। मैं फिर से एक बार फिर से बता दे रहा हूं, मैंने कहा कि ये ग्रीन वाला एरिया हमें निकालना है, ये जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, मैं ऊपर वाला एरिया निकाल के उसका दुगना कर दूंगा, ऊपर वाला एरिया सिंपल इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 से ए तक, 0 से ए तक, ठीक है ना। ठीक है भैया, क्लियर है। नाउ ध्यान से देखेंगे, इट्स सिंपल, ट्वाइस ऑफ बी अपॉन ए, इट इज x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 सॉरी प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, है ना, मैं भी फॉर्मूला भूल गया था क्या भाई, एंड लिमिट फ्रॉम 0 से ए तक। बहुत ध्यान से देखेंगे, सो 2b अपॉन ए, x की वैल्यू a लिख रहा हूं तो ए अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, यानी कि साइन इनवर्स ई, ठीक है। अब क्योंकि मुझे जगह चाहिए तो मैं जगह का इंतजाम कर रहा हूं, ये सब बातें ऊपर की हैं, ठीक है ना, ये सब बातें कहीं ना कहीं आपको समझ में आती हैं, ऊपर की हैं, तो इधर से मैं जगह खाली कर रहा हूं। हाँ, माइनस 0 रखूंगा तो 0 इंटू एनीथिंग 0 और साइन इनवर्स 0 0, तो यानी कि ये तो मामला 0 ही आ जाएगा ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 रखने पे सब कुछ 0 हो रहा है। ना बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, अब देखो यहां से अगर आप देखो तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, अच्छा ये इंफॉर्मेशन उन्होंने इसलिए दे रखी है कि यहां से आप देखो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, बी स्क्वायर कह सकते हैं ना, और बी, सो 2b अपॉन ए अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर बी, ठीक है ना, b is a length so we can take it as without modulus, right, so plus a square upon 2 sin inverse e, so this will be your answer। आप फाइनल आंसर निकालने के लिए एक बार फाइनल मल्टीप्लिकेशन भी कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये, इट्स लाइक a से a गया, 2 से 2 गया, देखो ना आप ऐसे देखो 2b अपॉन a इंटू ए ई अपॉन 2b प्लस 2b अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ई, है ना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो 2 से 2 गया, ए से ए गया, सो बी स्क्वायर ई प्लस 2 से 2 गया, ए से ए गया, यानी कि ए बी साइन इनवर्स ई, सो दिस शुड बी योर आंसर, दिस मच ऑफ स्क्वायर यूनिट शुड बी योर आंसर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने जिगजैग फॉर्म में सॉल्व कर दिया, है ना। एक्चुअली जिगजैग फॉर्म की बात करें तो देखो ये चीजें अंडरस्टूड है, ये चीजें अंडरस्टूड है, ठीक है ना,
ये आप चाहो तो ये इसको लेफ्ट में कहीं दाएं बाएं में लिख देना है ना करके, और अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो ये है, सॉल्यूशन तो ये है। तो मैं आंसर दिखा देता हूं आपको। इट्स लाइक साइन इनवर्स ई ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। सो दे आर राइटिंग लाइक दिस। व्हाई दे आर राइटिंग लाइक दिस आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई थिंक दे हैवंट, उन्होंने वैल्यू नहीं रखी। आई थिंक ये वैल्यू नहीं रखी, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं रखी। ऐसा ही है क्या? देखो सिंपल, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप जैसा पीछे आंसर दे रखा है आप एग्जैक्टली वैसा ही आंसर ला सकते हो। आप देखो, आपको जैसा पीछे आंसर दे रखा है आप एग्जैक्टली वैसा ही आंसर ला सकते हो। कैसे ले आओगे? मैं काम करता हूं, बी स्क्वायर ई प्लस ए बी साइन इनवर्स ई, बी स्क्वायर ई प्लस ए बी साइन इनवर्स ई, मैं यहां पे लिख के आंसर ले आया, ठीक है ना। नाउ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये मेरे को रिलेशन भी पता ही है, ठीक है ना। यहां पे मेरे को आंसर में ए बी कॉमन लेते हुए दिखाई दिया है, तो ए बी अगर मैं कॉमन लूंगा तो ए बी कॉमन लूंगा तो यहां पे बी रहेगा और यहां पे अपॉन में ए आ जाएगा, एंड दिस इज ई प्लस यहां पे साइन इनवर्स ई आ जाएगा। नाउ ए बी अगर मैंने बाहर ले लिया है, हालांकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जैसा एनसीईआरटी में लिखा है आपको वैसा आंसर लाने की जरूरत है, बट क्योंकि है तो हम लेके आ रहे हैं, अदरवाइज आप यकीन कैसे करोगे कि हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। हम अपना आंसर यहां तक भी छोड़ के आएंगे, दैट्स परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। सो b अपॉन ए, नाउ b की वैल्यू को कहीं ना कहीं मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, e अपॉन ए, b को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। नाउ अगर बहुत ध्यान से देखोगे आप तो यहां से ए स्क्वायर जब बाहर आएगा ना तो a आएगा बाहर, ठीक है ना, अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। और a से a खत्म हो गया तो देखो यही आंसर आपके पास आ जाएगा। एंड नाउ दिस मच ऑफ स्क्वायर यूनिट, एंड में आप स्क्वायर यूनिट जरूर लिखें, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। बट आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग सेम थिंग, आप यहां पे छोड़ के आओगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर परफेक्ट है। क्लियर है बच्चों? बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, होपफुली सभी को समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं कराया मैंने, है ना। फिगर आपको क्लियर होगी, फिगर को सपोर्ट करता हुआ हमने ये फंक्शन ऑब्टेन कर रखा है, और ये ए की वैल्यू देख रखी है कि 0 से a के बीच में आएगी और कुछ नहीं है। उसके बाद सिंपल ये ग्रीन वाला एरिया हमारा एरिया ऑफ कंसिडरेशन है, दोनों एरिया इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ऊपर का एरिया निकाल के दुगना करना है, ऊपर का एरिया निकालने के लिए फंक्शन को इंटीग्रेट करा फ्रॉम 0 टू ए एंड देन उसके बाद तो सिंपल फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना बेटा। क्लियर है बच्चों? सो उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नाउ वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस पे, जिनमें जहां पे मैं देख पा रहा हूं अगर, सो 8.1 में वी हैव टोटल 13 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस जब आप करोगे, सो आई रिकमेंड यू कि आप पहले खुद से करो, है ना। एंड मैं एक्सरसाइज भी जब सॉल्व करूंगा तो उस टाइम पे भी आप वीडियो को पॉज करके हमेशा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको सीखना है कि कैसे फिगर बनती है, कैसे फंक्शन ऑब्टेन होता है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, है ना। सो 8.1 की वीडियो में मिलेंगे, 13 क्वेश्चंस बैक टू बैक सॉल्व करेंगे ना, तो ये टॉपिक 100 नहीं 200% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। Pause the video, note it down.